आज हमें करना है चैप्टर 6। चैप्टर 6 ही करना है ना, जी। जिसमें हमने देखना था टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन, यही वाला है। टाउन्स देखने थे, ट्रेडर्स देखना था, और क्या देखना था? क्राफ्ट। ये क्या है, हमारा चैप्टर का नाम है। ठीक। जी। ये वाला हम करेंगे, इसका समरी मुझे आपको देना है, और पीछे तक के सारे चैप्टर्स का समरी हम आपको दे चुके हैं। अगर हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछें, पिटरा डूरा जो था, ये क्या है? व्हाट इज अ पिटरा डूरा? तो क्या बताएंगे आप? भूल गए? ये एनसीईआरटी क्या है मैम? अरे लास्ट क्लास का क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, मैंने थ्योरी में करवाया है और आपको समरी में भी दिया है। पिटरा डूरा क्या है बताइए? पिटरा डूरा मैंने याद बताया नहीं था, आ जो रही। वाइट स्टोन के ऊपर कलर वाले मार्बल्स लगाए जाते थे, उस टेक्निक को पिटरा डूरा बोला जाता है। आप बिल्कुल भी रिवीजन नहीं करते मेयर जी, ये चीज मुझे बहुत ज्यादा खराब लगती है। रिवीजन किया करिए। सात सौ जी। पचास हमने क्या देखा था? अर्लियर मिडाइवल इंडिया। ठीक है, प्रारंभिक जो हमारा मध्यकालीन भारत है उसको देखा था। यहाँ से यहाँ तक के हमने बहुत कुछ चेंज होते हुए देखा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का किसका कार्यकाल था? राजपूतों का कार्यकाल था। और इसके बाद 1200 से हमने पूरा 1526 तक क्या देखा है? फॉरेन इन्वर्जन, यानी बाबर, यानी मुगल काल। ठीक है, क्या क्या देखा था? दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। टाइम याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या देखा था? दिल्ली सल्तनत और मुगल दिल्ली काल। ठीक है, सल्तनत और और मुगल काल को भी हमने मुगल दो काल। पार्ट में देखा था। यहाँ पे क्या हो जाएगी? औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी, और उसके बाद मुगल काल में जितने भी सक्सेसर होंगे सबके सब वीकर होंगे। ठीक है, इस जी। टाइम पे हमने किसको किसको देखा था? यहाँ पे राष्ट्रकूट देखे थे। क्यों? 750 जी। सीई से 1000 सीई तक, और फिर 1200 तक हमने क्या देखा था? 1200 से तो हम यहाँ पर रा- देखेंगे दिल्ली सल्तनत और मुगल। जी। ठीक है, दिल्ली जी। सल्तनत और मुगल देखेंगे। और यहाँ पे हमने 750 से 1000 के बीच में क्या देखा था? राष्ट्रकूटों को देखा, गुर्जर प्रतिहार को देखा, गुर्जर प्रतिहार देखे, पाल देखा, चोल देखा, है ना? कन्नौज को देखा था। पाल। यहाँ पे जी। कन्नौज को देखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करता था यहाँ पे ये, जहाँ पे फाइट होती थी लोगों की। कन्नौज तो बहुत ही जी। प्रीसियस था, कन्नौज के लिए तो बहुत ज्यादा फाइटें हुई हैं, है ना? चोला जी। को हमने डाउन साउथ में देखा था यहाँ पे। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। तो इसी काल में कुछ जैसे कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रहे थे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे थे, यहीं पे हमारे रीजनल डेवलपमेंट हो रहे थे। तो आपको पता होगा यहीं पे और कौन कौन से डेवलपमेंट हो रहे थे। यहाँ पर टाउन्स का भी डेवलपमेंट हो रहा था। किसका डेवलपमेंट हो रहा था? कस्बे जिनको टाउन्स बोला का। जाता है ना, कस्बे। तो सिंपल सा है कि छोटे 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 पहले स्मॉल टाउन्स बनना स्टार्ट हुए, फिर कैसा हुआ? लार्ज टाउन बनना स्टार्ट हो गए। एक हमने बात करी थी टेम्पल टाउन की, टेम्पल टाउन याद है? हम्म। चोलास के टाइम पर, मतलब 750 से 1000 के बीच में हमने टेम्पल टाउन की बात की थी। टेम्पल टाउन बनना स्टार्ट हो गए थे यहाँ पे। टेम्पल टाउन का मतलब था जो मंदिर के आसपास लोग रहना शुरू कर देते हैं। मेयर जी आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, मुझे गुस्सा आएगा, कोई दिन आप डांट खाएंगे हमसे। रिवीजन करके क्लास में बैठा करिए। टेम्पल टाउन 750 से 1000 के बीच में हमने देखा। तो जहां पर हमने वॉर देखे थे, जहां पर इकोनॉमिकल
इकोनॉमिकल चेंजेस देखे, जियोलॉजिकल चेंजेस देखे, ठीक है, जियोग्राफिकल चेंजेस देखे, वहीं पे हम टाउन्स यानी नगर पद्धतियां जो थी उनमें भी परिवर्तन देखते हैं, रिजर्वायर देखते हैं यानी जलाशयों के बारे में देखते हैं, नदियों नदियों के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। तो सिंपल था कि धीरे धीरे देखते देखते हमें जो एनसीईआरटी के इस चैप्टर में बताया गया है, एक सूरत के बारे में बताया गया है। सूरत कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। हम्पी के बारे में बताया गया है, हम्पी कहाँ है? आपका कर्नाटक में है। और एक तमिलनाडु में मसूलीपट्टनम के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? मसूलीपट्टनम के बारे में, ठीक है। तो हमें जो इस चैप्टर जी। में पढ़ना है वो सूरत, हम्पी, मसूलीपट्टनम, अहमदाबाद, अहमदाबाद भी आपका गुजरात में ही है, इनके बारे में पढ़ना है। ये बात क्लियर है? यस मैम। गुड। आप पढ़ाई वढ़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं मेयर जी? करते हैं मैम। जवाब तो आप देते नहीं है। एक्टिव भूल रहिए जाता हूँ भाई। मैम। यूपीएससी के लिए टाइम कभी ज्यादा नहीं होता है, हमेशा कम होता है। अगर 3 साल भी मिल जाए तो वो कम ही होगा। याद रखा करिए इन जी। चीजों को। बहुत जी। टफ कंपटीशन है। तो अर्लियर मिडाइवल इंडिया में मतलब हम कब से कब तक बात करेंगे? अर्लियर मिडाइवल इंडिया में यानी 750 से 1200 तक, मतलब राष्ट्रकूटों से, मतलब राजपूतों के काल से और दिल्ली सल्तनत की स्थापना तक, मतलब स्टार्टिंग तक। हम लोग अगर टाउन्स की बात करें तो किस तरह के टाउन, मतलब कस्बे हुआ करते थे, इनको कस्बे बोला जाता है, ये छोटे छोटे गांव हुआ करते थे, ठीक है, छोटे नगर इनको कहा जा सकता है। तो इनमें क्या अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है? क्या देखने को मिलता है? शहरीकरण। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमको? शहरीकरण। शहरीकरण। शहरीकरण का मतलब क्या होता है? अर्बनाइजेशन, जी ठीक है। सर। देखो, शहर माने होता है वो जगह जहां पर हमारी जो बेसिक नीड्स होती है वो आसानी से पूरी हो जाती है, एज वेल एज वहां पर क्या होता है, टेक्निकल रिफॉर्म हो रहे होते हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होते हैं, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स होते हैं, ठीक है। और चीजें जो हैं मतलब एक सेंटर के, एक हब के रूप में होती है कि हर लोग यहाँ पर, मंडी सिस्टम अच्छा होगा आपका, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड सिस्टम अच्छा हो जाएगा। क्या होगा? यहाँ पर ट्रेड अच्छा होगा, यहाँ पर मंडी सिस्टम देखने को आपको मिलेगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट थोड़ा अच्छा हो जाएगा। और क्या यहाँ पे अच्छा हो सकता है? इकोनॉमिकल रिफॉर्म अच्छे होते हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म अच्छे होते हैं, सोशल रिफॉर्म भी यहाँ पे अच्छे होते हैं, ठीक है। स्किल लोग आपको मिल जाएंगे, स्किल पर्सन मिलते हैं यहाँ पे। और क्या हो सकता है? मेडिकल फैसिलिटीज भी मिल सकती हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज भी मिल सकती हैं। और क्या मिल सकता है? हाउसिंग सिस्टम अच्छा मिल सकता है, ठीक। ट्रांसपोर्ट के साथ आपको और क्या मिल सकता है? वाटर फैसिलिटीज अच्छी हो सकती हैं। एक अर्बन मतलब एक शहर का मतलब क्या होता है? यही सारी चीजें तो होती हैं, यस मैम। ठीक है। एक शहर का मतलब यही होता है कि आपके पास वहां पे व्यापार अच्छा हो रहा है, राजनीतिक व्यवस्था अच्छी है, वहां का प्रशासन अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है वहां का, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन तक की सारी फैसिलिटीज अच्छे, आपको कोचिंग सेंटर अच्छे मिल जाते हैं। एक शहर होने का यही मतलब है। धीरे धीरे यहाँ पे लोग आते हैं, डेवलप होते जाते हैं, इसे बोलते हैं, जो प्रोसेस में चीजें चल रही होती हैं वो आपका अर्बनाइजेशन प्रोसेस में आ जाता है, यानी वहां पे आपका शहरीकरण हो रहा होता है, ठीक है। तो ये जो हम लोग जी। पुराने वाले शहर देखेंगे तो यहाँ पर भी इन्हीं चीजों को देखेंगे, ठीक है। जी। जैसे जी। आज के शहरीकरण में 3 चीजों पे ज्यादा फोकस करा जाता है, ये हमारा करंट का है, एजुकेशन, हेल्थ और ट्रांसपोर्ट। इन 3 चीजों पे ज्यादा फोकस होता है हमारा, एजुकेशन अच्छी हो, हेल्थ अच्छी हो और ट्रांसपोर्ट अच्छा हो। लेकिन स्टार्टिंग में तो ये चीजें नहीं थी, मतलब ये चीजें उस लेवल पे नहीं थी, ठीक है। बात हम कब की कर रहे हैं? 750 से 1200 की, यानी 750 से 1200 सीई की बात कर रहे हैं। क्लियर है ये बात?
तो यहाँ पर yes, अर्बनाइजेशन का मेन फोकस क्या होगा आपका? यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। पॉलिटिकली क्या होगा? यहाँ पर स्टेबिलिटी होगी। उसपे ठीक है, राजनीतिक स्थिरता होगी यहाँ पे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मतलब राजनीतिक क्या होगी? स्थिरता होगी, क्योंकि एक किंग यहाँ पर बैठा होगा और अपने आसपास के सारे इक्ता इक्ता की बात की थी ना हमने, yes मैम, है ना? अपने इक्ता को भी वॉच करेगा, अपने सामंत व्यवस्था की भी बात करी थी हमने इस वाले पीरियड में। इक्ता की तो हमने बाद में बात की थी, सामंत की हमने पहले बात की थी। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे? इनको कंट्रोल करेगा, वॉच करेगा, इनसे क्या लेगा? टैक्स लेगा, है ना? इनके लिए ट्रांसपोर्ट, इनके लिए ट्रेड, सब जो फैसिलिटी होगी वो इनके लिए अवेलेबल करवाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। और क्या होगा? क्योंकि इसके बगैर आपको पता है इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। इसके बगैर क्या नहीं होगा? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, यानी आर्थिक स्थिरता नहीं आएगी। अगर पॉलिटिकल पकड़ आपकी अच्छी नहीं है तो आर्थिक विकास भी अच्छा नहीं होगा। पता चला कि हमने यहाँ भारत को देखा था, यहाँ पर हमने सेंट्रल एशिया को देखा था, यहाँ से व्यापार करने आए, रास्ते में ही क्या कर लिया गया? इनको लूट लिया गया, व्यापारियों को। तो क्या कोई व्यापारी आपके वहां आएगा? नहीं आएगा। और जब नहीं आएंगे, व्यापार जब नहीं आएगा तो हमारी अर्थव्यवस्था डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनसे होने वाली आय क्या होगी? वो समाप्त होने लगेगी या गिरने लगेगी। ठीक है, ये yes बात मैम, क्लियर है? yes तो मैम, पॉलिटिकली स्टेबिलिटी आएगी, जिससे आर्थिक विकास होगा, जिससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपकी दो तरह से आती है। एक आपका प्राइमरी सेक्टर होगा, कौन सा होगा? एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कृषि के द्वारा, जी है ना? और जी कृषि में तो दो दो तीन तरह के और सेक्टर शामिल होते हैं, जिसे हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, जो सेकेंडरी और टर्जरी कहलाते हैं। और एक आपका ट्रेड, क्योंकि उस टाइम पर एग्रीकल्चर और ट्रेड दो ही इनकम के क्या हुआ करते थे? साधन हुआ करते थे। ये हमें क्या देंगे? रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब होता है राजस्व। ठीक है, तो ये हमें क्या देंगे? जी राजस्व दे के जाएंगे। दैट्स मीन्स कि हमारी इनकम क्या हो जाएगी? बढ़ेगी, क्योंकि ये रेवेन्यू किसके पास जाएगा? किंग के पास जाएगा। किंग इसको कहाँ खर्चा करेगा? दो जगह पर, या तो बिल्डिंग बनाने में और एक मिलिट्री या नेवी में। ठीक है, जी और जब कोई राजा अपना पैसा किले बनवाने में खर्चा करेगा, फोर्ट बनाने में खर्चा करेगा, किलेबंदी करेगा, मिलिट्री रखेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, वो लोगों को सुरक्षा प्रदान कर पाएगा। तो ये क्या होगा? एक अर्बनाइजेशन का फॉर्म होगा। क्लियर है ये बात? जी अर्बनाइजेशन समझ में आया आपको? जी समझ में आए मैम, गुड, आना भी चाहिए समझ में। नोट्स अच्छे से बनाइएगा और फोटो खींच के भेजिएगा। एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर होता है कि अब देखो, जहां पे राजनीतिक स्थिरता होगी, जहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, वहीं पर आपका क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन होगा। क्यों? जी प्रशासन जिसको बोलते हैं। तो बात की गई है आपकी एनसीईआरटी में कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर कहाँ होंगे? जहां देखो, जहां का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तभी होगी जब वहां का प्रशासन अच्छा होगा। और आप लोग तो प्रशासन की ही तैयारी कर रहे हैं ना, यस मैम, तभी तो आप लोगों को इतना सारा सिलेबस दिया गया है कि आप लोग इसमें मंथन करो, चीजों को समझो, तभी तो आप जाके देश के लिए आगे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। एक आईएएस ऑफिसर होने का क्या मतलब है? एक आईएएस ऑफिसर आपका क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। ठीक है, जी तो आपका जी प्रशासन जितना अच्छा होगा, उतनी ही आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी अच्छी होगी। ठीक है, तो जी इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इस प्रशासन के बारे में, प्रशासनिक केंद्रों के बारे में, कुल मिलाकर को प्रशासनिक केंद्र,
जो प्रशासनिक केंद्र है इनके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलेगी? ऑब्वियसली हमने देखा था 750 से 1000 के बीच में बहुत सारे टेम्पल बनवाए गए थे। टेम्पल के ऊपर हमने देखा था इंस्क्रिप्शन लिखवाए गए थे, है ना? जी इंस्क्रिप्शंस मतलब अभिलेख लिखवाए गए थे, पत्थरों के ऊपर भी लिखवाए गए हैं, है ना? वहां पे बौद्ध धर्म जी में तो उसको जातक कहानियां बोला जाता है, जिसमें हम लोगों ने बंदर की बात की थी, राजा का आम खा लेता है वो। याद है कि सब भूल गए? याद है मैम। टाउन्स की बात यानी कस्बों की बात की जाएगी, क्योंकि हमको पता है कि ये जो इंस्क्रिप्शंस थे मंदिरों पे भी मिलते थे, और ये जो टाउन्स की बिल्डिंग हुआ करती थी वहां पे भी मिलते थे, और जो रोड हुआ करती थी उनके किनारे भी ऐसे करके लगवाए जाते थे, है ना? टेम्पल्स से पता जी चलेगा, टाउन से पता चलेगा, और किससे पता चलेगा हमको? और किससे पता चलेगा? टाउन है, पेलिग्रिमेज मिलिट्री से से। पता चलेगा। किससे पता चलेगा? पहली ग्री हम्म। पहली ग्रीस। ग्रिमेज। पेलिग्रिमेज मतलब होता है जो भी यात्री आया करते थे, हमने बात की थी ट्रेवलर्स की, ठीक है? ये आते थे तो ये बुक्स लिखते थे ना, अपनी लिटरेचर डेवलप करते थे। तो इनकी बुक से हमको पता चलता है, जैसे नूनीज हो गए, ठीक है, अलबरूनी हो गए, हमने देखा था कि अबू बर्क आया था। तो उन सबों ने क्या किया था, मिनहाज और सिराज की बुक हो गई, अकबरनामा हो गई, तो इतने ढेर सारे जो इंस्क्रिप्शंस हमको मिलेंगे, इंस्क्रिप्शंस के साथ हमें क्या मिलेंगी, बुक्स मिलेंगी, तो उनसे हमें पता चलता है कि भारत के अंदर जो राजा हुआ करते थे उन राजा का जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर कैसे हुआ करते थे, यानी उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसे हुआ करती थी। यहाँ तक की बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो भारत में बहुत सारे विदेशी आते हैं जिन्होंने बहुत सारे टाउन्स भी देखे होंगे। तो ऑब्वियसली आप अगर छत्तीसगढ़ से, आप छत्तीसगढ़ से हैं, ठीक है? आप अगर अपने जी वहां से छत्तीसगढ़ से आप अगर झारखंड भी जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारी चीजें देखते हैं, क्यों? जी तो जाहिर जी सी बात है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में आपने क्या क्या देखा, तो वही चीजें आप उनको बताओगे जो आपने देखा होगा। तो सिंपली जब ये पिलग्रिमेज आते थे, जो ये यात्री आते थे, तो ये जब भारत आते तो इन्होंने बहुत सारे टेम्पल टाउन देखे, टेम्पल टाउन देखे, और क्या देखा, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन देखे, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन देखे, और क्या देखा, कॉमर्शियल टाउन देखे, कॉमर्शियल टाउन देखे, पोर्ट टाउन देखे, ठीक है? मतलब जी मंदिर वाले जो शहर हुआ करते थे वो देखा है, प्रशासनिक शहर देखे, वाणिज्यिक, कॉमर्शियल मतलब होता है वाणिज्यिक शहर देखे, पोर्ट मतलब बंदरगाह वाले शहर देखे। अब सिंपल सा है कि मंदिर वाले देखे होंगे तो यहाँ देखा होगा, टेम्पल्स देखे होंगे, सॉरी ये पोर्ट वाला देखा होगा तो सूरत मसूलीपट्टनम देखा होगा, ठीक है, कावेरी नदी के डेल्टा पर, और ये यहाँ पे देखा होगा। और इन्होंने कॉमर्शियल टाउन्स देखे होंगे तो ऑब्वियसली इसी के आसपास कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती होंगी, वो देखा होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव, राजा जहां से शासन करता था, जहां से उसकी राजनीतिक व्यवस्था चलती थी, वहीं पर उसने प्रशासन भी देखे होंगे। तो इन सब के बारे में उसने अपने जो टेक्स्ट बुक्स लिखी हैं उनके बारे में इसको बताया है, ठीक है? यस इन मैम। सारी चीजों के बारे में बताया है। तो इन सारी चीजों के में बताने का मतलब ये है कि ये देखिए, हमने एविडेंस की बात की थी, और एविडेंस की बात हमने पहले भी यही की थी कि हमें जो इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है वो कैसे मिलेगी, या एंशियंट टाइम में हमें केव से मिलती थी, जो पत्तों के ऊपर इंस्क्रिप्शंस लिखे गए उनसे मिलती थी। फिर बाद में ऋग्वेद देखा, ऋग्वेद के बाद 3 वेद और लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, और बौद्ध धर्म के टेक्स्ट बुक से देखा। फिर बाद में हमने देखा कि किस तरह से
रोडों के ऊपर इंस्क्रिप्शंस लगवाए राजाओं लोगों ने, तो हमें जानकारी इन्हीं सारी चीजों से मिलती है अपने इतिहास के बारे में। ये बात क्लियर है? यस। तो चोला डायनेस्टी के बारे में हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, आपको याद होगा। चोला डायनेस्टी के बारे में हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। चोल डायनेस्टी कहाँ हुआ करती थी? ऑब्वियसली हमने साउथ, डाउन साउथ में देखा था चोल डायनेस्टी को। यहाँ पर एक हमने देखा था तंजावुर। तंजावुर एक जगह देखी थी, ठीक है, जो कैपिटल हुआ करती थी। तो ये कावेरी के डेल्टा पे थी, तो कावेरी के डेल्टा पे होने के कारण हमें पता है कि नदियां जब आती हैं तो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स लेकर आती हैं। और जो ये सेडिमेंट्स होता है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और एग्रीकल्चर अगेन आपका क्या है, इकोनॉमिकल ग्रोथ करता है, इनकम ग्रोथ करता है, रेवेन्यू ग्रोथ करता है, एज वेल एज आपका कंट्री में कंट्रीब्यूट करता है, जिससे हमारा जीडीपी बढ़ता है। ठीक है। यस तो मैम। तंजावुर क्या हुआ करता था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन था। क्या था ये? अब एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन था। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन था, मतलब ये प्रशासनिक शहर था। ये ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन था, एक शहर था। और यहाँ पर एक टेम्पल बना था, तो ये टेम्पल टाउन भी था। टेम्पल टाउन भी था ये। टेम्पल टाउन इसलिए था क्योंकि हमको पता है कि राजा राज ने क्या किया था। राजा ने क्या किया था, राज राजेश्वर टेम्पल बनवाया था। कौन सा टेम्पल बनवाया था? राज राजेश्वर ने। राजा राजा राजेश्वरा टेम्पल। ठीक है, ये मंदिर के बारे में हमने बात की थी। और हम देखा था कि बाद में क्या हुआ था कि ये जो लैंड दान में दी जाती थी, तो इसके आसपास लोग आकर बसने लगे। ये टेम्पल बनवा दिया, लोग इसके आसपास आकर बसने लगे। तो कोई यहाँ पे सफाई कर रहा, कोई फूल बेच रहा, कोई चादर बेच रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, इससे इनकम जनरेट होने लगा। क्या होने लगा? इनकम इनकम जनरेट जनरेट होने होने लगा। लगा। और ऑब्वियसली इनकम जनरेट होगा, तो इससे जो भी पैसा आएगा मंदिर में, वो पैसा इनको जो मंदिर में अपनी सेवा दिया करते थे उनकी सैलरी देने में निकल जाता था। ठीक है, तो ये हमने देखा कि ये टेम्पल टाउन किस तरह से डेवलप होता है। ये बात क्लियर हो रही है? यस मैम। राज राजेश्वर टेम्पल जिस व्यक्ति ने बनाया था, उसके नाम की अगर हम लोग बात कर लें तो उसका नाम क्या था? उसका नाम लिख लीजिएगा, कुंजारा मलन। क्या नाम था? कुंजारा मलन। ठीक है, कुंजारा मलन। राजा राजा कुंजारा आगे लिखेगा पूरा नाम इसका, पेरू नाथा चंचन। पेरुनाथ। चंचन। ठीक है, ये इनका ये पूरा नाम था। ये हमें कैसे पता चलता है, जो ये राज राजेश्वर टेम्पल है, इस टेम्पल के ऊपर इसको बनाने वाले का नाम दिया हुआ है, इससे हमें पता चलता है कि ये किसने बनवाया था। यहाँ तक क्लियर है? ये एक टेम्पल की और हमने बात की थी, जब किसने, जब चोल शासक ने गंगा की जीत की थी, तो उसने गंगा गोंडगई चोलापुरम एक टेम्पल बनवाया था, है ना? याद है? ये और ये जो राजा राजेश्वर टेम्पल है, ये शिव को समर्पित था, ये हमने पहले बात की थी। और ये शिव का टेम्पल स्टैचू ये कहीं से उठा के लाए थे, इसके बारे में भी बात की थी, और उसके बाद इसमें इसको स्थापित कर दिया था। यहाँ तक की बात क्लियर है?
तो यस देखिए मैम। जहाँ पे आर्ट एंड कल्चर डेवलप हो रहा है, जहाँ पर वॉर की जा रही है, जहाँ पे आपका सिटी डेवलप हो रहा है, वहीं पर इनकम के नए नए सोर्स भी डेवलप हो रहे हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है? यस मैम। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो तंजावर था वो बहुत सारी मल्टीपल एक्टिविटीज भी किया करता था। तो तंजावुर हमने देखा अभी कहाँ पे था आपका, ये तंजावुर था आपका, ठीक है। ठीक, और जब तंजावुर एक कैपिटल हुआ करती थी किनकी, ये कैपिटल थी चोला की, और इन्होंने इसको जब डेवलप करा तो यहाँ पर बहुत सारी देखने को मिलती थी एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज, यानी प्रशासनिक क्रियाकलाप यहाँ पे देखने को मिलते थे, जिससे ये एक प्रशासनिक जी। केंद्र के रूप में डेवलप हो गया। ठीक है। मल्टीपल जी। एक्टिविटीज में यहाँ पर हमें मंडी भी देखने को मिलती है, जिनको मंडप बोला जाता था। मंडी क्या जी। होती है? मंडी वही जगह होती है ना जहाँ पर अगल बगल के लोग, गांव वाले क्या करते हैं, अपना सामान यहाँ पे लाते हैं और बेचते हैं। यही तो होती है मंडी, गल्ला मंडी होती है जी। ना। तो मंडी तो यही जी। होती है, सबके वहां होती है। ठीक है। तो मल्टीपल जी। एक्टिविटीज में टेम्पल के पास मंडप्स और मंडप्स, लिखिए पहले मंडप्स, मंडप्स और मंडप, ये मंडप्स या पेवेलियन, पेवेलियंस हुआ करते थे। यह राजा अपना दरबार लगाया करता था, क्या करता था इस मंडप में, वो अपना दरबार लगाया करता था, जिसको आज के टाइम पे क्या बोला जाता है, असेंबली बोली जाती है, असेंबली हॉल। इसको जैसे जहाँ पे मंत्री मिनिस्टर्स क्या करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, तो उनको हम लोग यही बोलते हैं ना कि ये सभा है, यहाँ पे सभा होती है। तो उस समय राजा जहाँ पर मीटिंग किया करता था उसको क्या बोला जाता था, मंडप बोला जाता था। ठीक है। यस मैम। याद रखिएगा, उस चोला के बात कर रहे हैं, चोला के टाइम पर जहां पर राजा अपनी मीटिंग्स करता था, जैसे हम लोगों ने किसकी बात की थी मुगल काल में, खास है आम की बात की थी, है ना। जी। दीवान ए खास की बात की थी, और दीवान ए आम की बात की थी, जहां पे क्या करते थे, मीटिंग करा करता था। कौन? शाहजहां मीटिंग करता था अपने लोगों के साथ। उसी तरह से जब चोला टाइम पे मीटिंग्स हुआ करती थी तो उसको मंडप बोला जाता था। याद रखिएगा उस टाइम पे क्या बोला जाता था, शाहजहां के टाइम पे क्या बोला जाता था। तो इम्पोर्टेंस तंजावुर का समझ में आ रहा है आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव भी था, जी। और क्या था ये, टेम्पल टाउन भी था, बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज हुआ करती थी यहाँ पे। तो चोला किंग्स ने अपनी आर्मी को जी। बहुत अच्छा बनाया था, जिससे ये क्या कर सके थे, बहुत सारे अभियान कर सके थे। यहाँ पे भी किया था, श्रीलंका में भी किया था, इधर भी किया था, यहाँ भी किया था, कलिंग पर करा, कन्नौज पे करा, गंगा गंगा तक करा इन्होंने, श्रीलंका में करा, ठीक है, कर्नाटक के साइड पे करा, विदर्भ के टाइप पे करा। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि अगर उनकी आर्मी इतनी अच्छी ना होती तो वो इतना विस्तार ना कर पाते। क्लियर हो रही है ये बात? यस तो मैम। आर्मी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें बहुत सारे मार्केट भी हुआ करते थे। अब जैसे कि मान लो ये राजा की टेरिटरी है, सिंपल सी चीज है, अगर एक ड्राइंग करें तो मान लो ये राजा की टेरिटरी है इतनी सारी, तो इसमें क्या होगा, एक राजा का किला होगा, है ना। तो यहाँ पे यस इसने मैम। मंडप बनवाया होगा, यहाँ पर इसने रिवर निकाले होंगे, तो यहाँ पे इसने मार्केट डेवलप किया होगा, टेम्पल बनाए होंगे, तो बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी। तो यहाँ पे ना इसके पास मार्केट भी हुआ करती थी, इसीलिए ये शहरी शहरी मतलब करण इसका होना स्टार्ट हो जाता है। तो मार्केट में क्या बिकेगा, ऑब्वियसली आप मार्केट में जाएंगे तो क्या मिलता है आपको, ग्रेन्स मिलते हैं, यानी अनाज मिलेंगे, स्पाइस मिलेंगे, यानी आपको मसाले मिलेंगे, कपड़ा मिलेगा, यही सब तो मिलता है मार्केट में, जी। ज्वेलरी मिलेगी, बाकी जो भी नीड की सामान होंगे सब सब कुछ यहाँ पर आपको मिलता था।
तो ये दिखाता है कि वहां पे अर्बनाइजेशन प्रोसेस क्या कर रहा था, डेवलप हो रहा था धीरे धीरे। तो अर्बनाइजेशन की विशेषता ही यही होती है कि वहां पर कई तरह की आर्थिक क्रियाकलापों को बढ़ावा मिलता है, मतलब मल्टीपल एक्टिविटीज वहां पर क्या हो रही होती हैं, डेवलप हो रही होती हैं, इंक्रीज हो रही होती हैं। ठीक है, यस मैम। ये यहाँ तक बात समझ में आई? यस मैम। गुड। यहाँ तक की अगर बात आपको क्लियर है, तो यहाँ पर एक चीज और होगी, यहाँ पे वाटर बॉडीज का भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि वाटर के लिए तो आज भी देखो गवर्नमेंट इरिगेशन प्रोसेस, कैनाल प्रोजेक्ट ये सब लेकर आती है ना। तो ये अगर ये चोल की बात करें, तो चोल क्या था, तंजावर हमारा था कावेरी के डेल्टा पे। ठीक है, ये कावेरी रिवर थी, ये इसके डेल्टा पर था, यहाँ से कई सारे कैनाल्स निकाले गए थे, वॉल वेल्व बनाए गए थे, यानी कुएं बनाए गए, टैंक्स बनाए गए, रिजर्वायर बनाए गए। ठीक है, जिससे क्या किया जा सके, एग्रीकल्चर और हस्बेंड्री को बढ़ावा मिल सके। यहाँ तक की बात क्लियर है? यस मैम। अच्छा, यहीं पर एक कम्युनिटी मिलती है, जैसे हमें मार्केट मिलती है ना, उसी तरह से यस एक कम्युनिटी मिलती है। जैसे हमने कपड़े की बात की थी, क्लोथ की बात की थी, तो जब हम लोग मार्केट में जाते हैं तो क्लोथ्स हमें क्या कई तरह के मिलते हैं, कॉटन होता है, सिल्क का होता है, होजरी का होता है, अब तो बहुत सारी वैरायटी आ गई है। उस समय कॉटन हुआ करता था। ठीक है, तो चोलास के टाइम पर एक कम्युनिटी हुआ करती थी, एक समुदाय हुआ करता था, सालिया। इनको बोला जाता था वेवर्स, यानी ये कपड़ा बुनने का काम करते थे वहां पे। और ये कम्युनिटी कपड़ा बुनने के साथ साथ कपड़ा कलर करना, बनाना, ये सबका काम करती थी। ठीक है, तो ये ये क्या हुआ करती थी, ये आपको तंजावर में भी मिलती है और उरियर में भी मिलती है। हमने इन दोनों जगह की बात की थी आपसे। ठीक है, ये तो ये तंजावर में भी मिलेंगी आपको, और कहाँ मिलेंगी, उरियर में भी मिलेंगी, उसी कुरियर। के आसपास भी मिलेंगी। तो यहाँ पे क्या होता था, जब फेस्टिवल होता था ना, देखते हैं ना, जब फेस्टिवल्स होते हैं तो टेम्पल्स के पास बहुत सारे एक्टिविटीज की जाती हैं। ठीक है, तो टेम्पल में एक वो लगता है आपका फ्लैग, देखा है ना, यहाँ पे एक फ्लैग लगता है कपड़े का टेम्पल में। ठीक है, तो ये क्या करती थी, जब फेस्टिवल में टेम्पल पर फ्लैग लगते थे, तो उसमें जो कपड़ा यूज होता था ना, जिससे ये झंडा बनता था, ये उसको बनाने का काम करती थी। ठीक है, और भी यस ये कॉटन मैम। बनाती थी, बेस्ट क्वालिटी का और लो क्वालिटी का। तो इसमें फाइन क्लॉथ होता था और कोर्स कॉटन हुआ करता था। तो दो तरह के ये कॉटन बनाती थी, कौन से, एक फाइन कॉटन हुआ करता था आपको, और एक कौन सा हुआ करता था, कोर्स कॉटन हुआ करता था, कॉर्स कॉटन हुआ करता था। ठीक है, तो ये जो कॉर्स कॉटन था, ये कैसा हुआ था, ये लो क्वालिटी का होता था। कैसा होता था, लो क्वालिटी का कॉटन लो होता था, और इसको क्वालिटी। कॉमन पीपल यूज करते थे, वहां की जो जनता थी, जो पॉपुलेशन थी, वो यूज करती थी। और जो फाइन कॉटन हुआ करता था, इसको कौन यूज करता था, ये बेस्ट क्वालिटी का कॉटन हुआ करता था, और इसको जो राजा हुआ करता था या जिनकी इनकम अच्छी हुआ करती थी, वो यूज करते थे। ठीक है, ये ये बात क्लियर है? यस मैम। इस इनकी ना जगह याद रखिएगा, और इस समुदाय के बारे में याद रखिएगा कि ये समुदाय क्या काम करता था। अगर डायरेक्ट आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। बात चल रही है 750 से 1000 सीई की, याद रखिए। इसके बाद हम लोग फाइन बात करेंगे, दो तरह के कॉटन की बात हमने की है। ठीक है, फाइन कॉटन और कोर्स कॉटन। तो फाइन कॉटन जो हुआ करता था, ये बेस्ट क्वालिटी का कॉटन था। ये कोर्स कॉटन जो हुआ करता था, वो लो क्वालिटी का कॉटन था, जिसको कॉमन पीपल्स यूज किया करते थे। सालिया वेवर्स हुआ करते थे। सालियास क्या थी, चोल डायनेस्टी के टाइम पर, चोल साम्राज्य के समय में कपड़ा बुनने वाला एक समुदाय हुआ करता था। ठीक है, अब अगर चोला टेम्पल में बहुत सारे लोग मंदिर भी बनवाते थे। ठीक है, आपको पता है कि हमने बात की थी कि चोलास टाइम में
बहुत सारे मंदिर बने हैं। तो ऑब्वियसली जब ये मंदिर बनेगा तो मंदिर खाली ये दीवारों का तो होता नहीं है, हमें अच्छे से पता है क्यों। यस मैम। इसमें और क्या क्या होता है, टेम्पल के अंदर आपके स्टैचू होते हैं, मतलब मूर्तियां रखी जाती हैं भगवान की, है ना। जी। तो ऑब्वियसली इस मूर्ति को भी कोई ना कोई तो बनाता ही होगा उस समय पर, कि नहीं, बनाते हैं बनाते मैम। होंगे। तो यहाँ का जो मूर्ति बनाने वाले थे, ठीक है, उनके लिए एक शब्द यूज हुआ है। यहाँ पर पत्थर की भी बनती थी, पहली चीज तो ये याद रखिएगा कि स्टोन मूर्तियां भी बनती थी, और ब्रोंजेज मूर्तियां भी बनती थी। एनसीईआरटी में हमें इन दोनों का एग्जाम्पल मिलता है 7th क्लास के, कि हमारे वहाँ स्टोन की मूर्तियां तो हम पहले से देखते आ रहे थे, यहाँ पर ब्रोंजेज स्टेचूज भी मिलना स्टार्ट हो जाते, पहले से ही मिल रहे होते हैं लेकिन अधिक मात्रा में बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस क्लियर हुआ। ब्रोनेज मतलब क्या मैम? अभी हम इसका पूरा टेक्निक आपको समझा रहे हैं, ठीक है। ब्रोंजेज मतलब होता है जी जी। तांबा आपका, तो कॉपर, जी जी। ठीक है, प्लस टीन, जी जी। इन दोनों जी मटेरियल को मिलाकर जो मटेरियल तैयार होता है वो आपका ब्रोनेज कहलाता है, ठीक। जी। और जी ये किस टेक्नोलॉजी से बनाते थे, तो इसको बनाने वाला जो टेक्नोलॉजी होता था वो होता था लॉस्ट वेक्स वैक्स टेक्निक। तो ये जिस टेक्निक से बनाते थे उसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक बोलते थे, एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है ये, ठीक है। तो जी। कॉपर और टीन से ब्रोनेज बनाएंगे, और ब्रोनेज मटेरियल जब तैयार होगा तो उसको एक टेक्निक के थ्रू मूर्ति में कन्वर्ट किया जाता था, और जो वो प्रोसेस यूज होता था उसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक बोला जाता था। यहाँ तक क्लियर है। यस तो मैम। इस समय बहुत सारे ब्रोंजेज के स्कल्पचर देखने को मिलते हैं, यानी इस समय बहुत सारे मूर्ति बनाने वाले देखने को मिलते हैं, बहुत सारी मूर्तियां देखने को मिलती हैं जो स्टोन की भी बनी होती थी, ब्रोंजेज की भी बनी होती थी। मूर्ति बनाने वालों को क्या कहते थे चोला के टाइम पे, तो याद रखिएगा, लिख लीजिए, स्वामी मलाई। क्या बोलते थे? स्वामी स्वामी मलाई। मलाई, ठीक है। और इनके लिए एक शब्द यूज होता था, सब स्थापतीज, क्या होता था? स्थापत्य को बनाने वाला, ठीक है, स्थापतीज भी यूज हुआ है इनके लिए शब्द, और स्वामी मलाई भी यूज हुआ है शब्द इनके लिए। दोनों बातें समझ में आ रही हैं। किनके टाइम पे? जी 750 से 1000 टाइम के बीच में जो चोला शासन था डाउन साउथ इंडिया में, वहां पर जो मूर्ति बनाने का काम करते थे उनको इन नाम से जाना जाता था। क्लियर है बात। जी। चोला के समय में जो स्टोन जो मतलब मूर्तियां बनाई जाती थी, ये लोग जो मूर्तियां बनाते तो ऑब्वियसली मैंने आपसे बताया है ये ब्रोंजेज से बनाते थे, तो ब्रोंजेज अब आप इसको भी देख लीजिए। ये जो स्टैचू आपके बनाए जाएंगे ये दो चीजों से मिलकर बनेंगे, एक आपका होगा कॉपर, दूसरा होगा आपका टीन। इन दोनों को मिला के बनाया जाएगा क्या? ब्रोनेज, ठीक है। जी। ये एक नया मटेरियल बन के तैयार हो जाएगा इस मटेरियल से। अच्छा मैम, हाँ, तो वहाँ के जो लैंग्वेज क्या है मैम? वही जो मूर्तियाँ बनाने वाले जो लैंग्वेज भी तो बोलते हैं। नहीं, मूर्तियां बनाने वालों को स्वामी मलाई बोलते हैं या स्थापत्य बोलते हैं, अभी मैंने बताया। अच्छा, स्थापति है उसका लैंग्वेज, है ना? लैंग्वेज नहीं है भाई, उसको बनाने वाले को, मूर्ति बनाने वाले को मूर्तिकार बोलते हैं। और नहीं मैम, वो जो बनाने वाले को ठीक है वहां तक। हाँ, तो जहाँ वहाँ का जो भाषा क्या बोलते हैं बोली? अब ये बात तो आपको मुझे बतानी चाहिए ना, कि ये तो हम प्रीवियस क्लासेस में आपको बता चुके हैं चोला लिटरेचर के बारे में। अब ये क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कल की क्लास में देंगे। पूरा रिवाइज करिए, जी और ये लिटरेचर जी। और लैंग्वेज
दोनों के बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है, जब मैंने चोलास पढ़ाया था चैप्टर 2 में। अब मेयर जी इस बात का जवाब आप मुझे कल की क्लास में देंगे, ठीक है? जी, जी, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया नहीं है, आप वहां से क्वेश्चन करिए। जो मैंने पढ़ा दिया है, आप रिवीजन नहीं करेंगे, वहां से भी क्वेश्चन करेंगे। हम्म। इसमें जो टेक्निक यूज होती थी कौन सी बताई है मैंने? लॉस्ट वैक्स टेक्निक कौन सी होती थी? लॉस्ट वेस्ट टेक्निक। इसमें जो देखो, मोम को वैक्स बोला जाता है, याद रखिएगा, मोम को वैक्स बोला जाता है, ठीक है? इसमें वैक्स की एक इमेज बनाई जाती थी, जैसे वैक्स लिया उसका एक इमेज बना दिया, ठीक है? इसके ऊपर क्या करते थे, टेक्नोलॉजी समझा रहे हैं, एनसीईआरटी में ऐसे ही दी हुई है, अच्छे से समझिएगा। ये जो वैक्स का ये बना दिया क्या, एक स्टैचू, ठीक है? इसके ऊपर कोटिंग किसकी करते थे, मिट्टी की। किसकी कोटिंग करते थे वीना दीदी? मिट्टी की। मिट्टी की कोडिंग करते थे, ठीक है? और इसके बाद इसको क्या करते थे, कोटिंग करने के बाद इसको हीट करते थे, मतलब आग में पकाते थे। पता है ना कि मिट्टी के बर्तन आग में पकाए जाते हैं। जी, तो उसी तरह से मोम की मूर्ति बना के उसके ऊपर मिट्टी की कोटिंग कर देते थे, मतलब उसको मिट्टी से पूरा ढक देते थे। उसके बाद इसको गर्म करते थे, इसको हीट करके पका लिया जाता था, और जब ये पक जाती थी तो इसको ठंडा किया जाता था। ठंडा करने के बाद जब ये अपने शेप में आ चुकी होती थी, तो इसमें एक छोटा सा छेद करके सारा वैक्स क्या किया जाता था, निकाल लिया जाता था। क्योंकि गर्म हो जाएगी, मिट्टी पक जाएगी, उसके बाद इसको हल्का सा फिर नॉर्मलाइज किया जाएगा वैक्स के लिए। फिर ये जब गर्म होगी तो इसमें जब छेद करेंगे तो वैक्स तो अगरबत्ती जलाते हैं तो सारी पिघल जाती है ना गर्मी से, यस मैम। वैसे ही ये क्या होगा, पूरा पिघल जाता था। और पिघलने के बाद क्या बचती थी हमारे पास, मिट्टी की स्टैचू, जो अंदर से खाली हो चुकी होती थी, क्योंकि वैक्स क्या किया जाता था, निकाल लिया जाता था। और उसके बाद ये जो कॉपर और टीन से मिला हुआ ब्रॉनिश तैयार हुआ था मटेरियल, इसको इसके अंदर भर दिया जाता था, ठीक है? जी, और उसके बाद इसको ठंडा कर लिया जाता था। जब ये ठंडा हो जाता था, जब ये स्ट्रक्चर में आ जाता था, तो मिट्टी को क्या करते थे, फोड़ देते थे ऊपर से, और अंदर से क्या होती थी, ब्रोंज की मूर्ति मिल जाती थी हमको, ठीक है? यस मैम। तो मोल्टन मेटल को इसके अंदर भरा जाता था, उसके बाद इसको ठंडा किया जाता था, और उसके बाद इसको ऊपर से मिट्टी को निकाल दिया जाता था, अंदर से हमें मूर्ति मिल जाती थी। याद करो, ये वाली टेक्निक हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मिली थी, वहां पे भी हमने इस टेक्निक की बात की थी, ठीक है? जी, अच्छा, ब्रोंज के दिए भी बनाए जाते थे। आपको पता है कि टेम्पल में बहुत सुंदर सुंदर से क्या होते हैं, लाइटिंग वाला होता है ना, जो ऐसे करके जलाई जी, जाती है दिए। दिवाली में भी देखो दिए कितने ढेर सारे जलाए जाते हैं, अलग अलग डिजाइन के। तो ये दिए भी हमें जी, मिलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? टेक्निक समझ में जी, आ गई कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या है? जी, समझ में आ गया? आ गया मैम। वेरी गुड। अब देखो, अर्बनाइजेशन अच्छा हुआ है तो टेम्पल के साथ इकोनॉमी भी जुड़ेगी और सोसाइटी भी जुड़ेगी। समझ रहे हैं ना? अगर यहाँ पर एक जी, शहर बन जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा, टेम्पल भी बनेंगे। टेम्पल बन रहा है तो इसके आसपास इकोनॉमी भी डेवलप होगी। तो सिंपल है कि यहाँ से बाहर के लोग भी आएंगे ट्रेड करने के लिए, जहाँ का जो स्पेशल होगा वो लेकर आएंगे यहाँ पर, है ना? और इससे सोसाइटी यस भी मैम। जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगा, सोसाइटी भी जुड़ सोसाइटी जाएगी। यानी समाज भी जुड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली समाज के लोग ही तो मंदिर में जाएंगे काम करने के लिए, कोई फॉरेनर्स को थोड़ी बुलाया जाएगा, है ना? यस तो मैम। यहाँ पे मल्टीपल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी। यही सोसाइटी वाले क्या करेंगे, यहाँ पे कोई फूल बेचेगा, कोई दिए बेचेगा, कोई माचिस बेचेगा, है ना? देखा होगा कि जब हम लोग मजार पे जाते हैं या मंदिर में जाते हैं
तो मंदिर में जाने से पहले रास्ते भर में हमें बहुत सारे लोग यहाँ पे दुकानें मिलती हैं रास्ते में। यस मैम। तो ऑब्वियसली यहाँ के लोग ये क्या कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आने वाले लोग क्या करेंगे, यहाँ से सामान खरीदेंगे, प्रसाद खरीदेंगे, ठीक है, फूल पत्ती खरीदेंगे, दिए खरीदेंगे, अगरबत्ती खरीदेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारा, फिर यहाँ पे देखा होगा एक हाट टाइप का लग जाता है, मतलब एक मेले टाइप का लग जाता है। यहाँ पे खाने पीने की चीजें भी बिकती हैं दोनों साइड पे, है ना। कपड़े भी बिकते हैं, धागे भी बिकते हैं, खिलौने भी बिकते हैं। तो क्या होगा, पूरा एक सोसाइटी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी। और आप अपने घर के पास कोई टेम्पल हो, वहां जाके देखिए, वहां जाने से पहले रास्ते भर में ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। क्यों, सही कह रहे हैं। जी सही मैम। तो ये क्या हो रहा है, सामाजिक एम्पावरमेंट हो रहा है, यानी समाजीकरण हो रहा है, यहाँ पे शहरीकरण हो रहा है, यहाँ पर अर्थव्यवस्था डेवलप हो रही है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिलेगा आपको, यहाँ पे राजनीतिक कंट्रोल मिलेगा, यहाँ पे प्रशासनिक कंट्रोल मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अर्बेनाइजेशन हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है। ठीक है, जी। यहाँ तक की बात सही है। जी। अच्छा, यहाँ पर ये जो जैसे मंदिर के लिए जो लैंड दान में कौन देगा, किंग देगा, है ना। जी। मंदिर के लिए अगर ये जो दान में, ये जो लैंड है, ये कौन देगा दान में, राजा ही तो देगा। जी। तो इसको बोला जाता था देवधन। क्या कहा जाता था, देवाधन, देवधन इसको बोला जाता था। मंदिर के लिए दी गई जमीन को क्या बोला जाता था, देवधन बोला जाता था। क्लियर है। यस मैम। और इससे जो भी रेवेन्यू मिलता था, जो भी कर मिलता था, उससे क्या किया जाता था, यहाँ पे जो लोग झाड़ू लगाते थे, मंदिर साफ करवाते थे, सफाई सुथराई का काम करते थे, मेंटेनेंस देखते थे, उनकी सैलरी दी जाती थी। तभी तो ये टेम्पल टाउन कहा जाता था। तो ये यस पैसा राजा मैम। के द्वारा इसी पर खर्चा कर दिया जाता था। क्लियर है। यस मैम। और इनको जो है इसके लिए रेवेन्यू भी मिलता था, और जो डोनेशन भी मिलता था। डोनेशन आज भी देखते हैं मंदिरों के लिए चलता है, दान, है ना। दान तो आज भी यस चलता है मैम। मंदिरों के लिए, तो उस समय भी मिला करता था। ठीक है। अब जैसे सोमनाथ मंदिर बना, पुष्कर में कौन सा मंदिर बना है, पुष्कर टेम्पल को कहा जाता है कि दुनिया में एक अकेला मंदिर है जो ब्रह्मा जी का है, खाली पुष्कर में ही है ये टेम्पल। ठीक है। ये बना। वृंदावन बना, वृंदावन मथुरा में था, तो मथुरा हम जानते हैं पहले से कॉमर्शियल एक्टिविटीज में कितना इन्वॉल्व रहा है वो। तंजावुर बना, मदुरई टेम्पल बने, अजमेर हम देखेंगे बाद में, अजमेर कैसे डेवलप होता है। तो मंदिर के साथ मस्जिदों का भी विकास हो रहा था। ठीक है। तो टेम्पल टाउन, मॉस्को टाउन, अब ये चीजें समझ में आ रही हैं। यस मैम। ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके टेम्पल टाउन के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है यहाँ तक। यस मैम। अब देखो, ये लोग धीरे धीरे जो पेलिग्रिमेज आएंगे, जो यात्री आएंगे, वो भी टाउन की तरफ ही जाएंगे। क्यों, यस मैम। क्योंकि जैसे मान लो ये यहाँ पर आते हैं, कभी कभी मैप अच्छा बन जाता है, कभी कभी बनता ही नहीं है। अगर यहाँ मथुरा हो गया, ये हमारा तंजावुर हो गया, ठीक है, यहाँ सोमनाथ हो गया, तो अगर ये वाले टेम्पल यहाँ पे अगर बन रहे हैं, तो आप खुद देखिए ना कि जो यात्री आएंगे, तो यात्री इस वाले रूट से भी आते थे, यात्री ये वाले रूट से भी आते थे। यहाँ पर हमने पोर्ट भी देखा था, यहाँ पर भी यात्री आते थे। तो ऑब्वियसली वो शहरों की तरफ जाएंगे, है ना। तो टेम्पल टाउन्स की तरफ वो मूव करते थे, जैसे वृंदावन, मथुरा। क्लियर है। यस मैम। तिरुवनमलाई एक मिलता है तमिलनाडु में, कौन सा मिलता है, लिख लीजिएगा। तिरुवनमलाई तमाल।
तिरुवन्नमलाई, ठीक है। ये कहाँ मिलता है? तमिलनाडु में, यानी यहाँ पे आपका ये तमिलनाडु का पार्ट है, तमिलनाडु में मिलता है। इसमें बने टाउन को पेलिग्रिमेज टाउन्स कहते हैं। तो ये कैसा था? जो मतलब यात्री आते थे। अच्छा देखिए, यात्री आने का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कि ये सपोज डेट आपका टेम्पल है, आपके साइड में कौन सा फेमस टेम्पल है? और क्या मैम? आपके वहां मंदिर कौन सा फेमस है? हमारे यहाँ चित्रकूट है मैम, बस्तर में। चित्रकूट है। जी। अच्छा, चित्रकूट है तो वहां पे लोग उसको देखने भी जाते होंगे। जी, बहुत बाहर सारे बाहर जाते से हैं भी लोग मैम आते यहाँ होंगे, के है जो। ना? हाँ, बाहर से भी आते हैं, विदेश से भी आते हैं मैम वहाँ। विदेश से भी आते हैं, वेरी गुड। अब देखिए, अगर फॉरेनर्स आ रहे हैं तो फॉरेनर्स अपना घर तो साथ लेके नहीं आते हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति, अब जी मान जी ली ये एक क्या है, फॉरेनर है, ठीक। तो पेलिग्रिमेज जो जी थे वो जी यात्री ही थे, वो फॉरेनर्स थे, ठीक है। जी वो जी भारत आएंगे तो जी उनको क्या चाहिए? हाउस चाहिए, यानी शेल्टर चाहिए रहने के लिए। यहाँ पर जो उनकी जी बेसिक एक्टिविटीज होगी, फूड चाहिए, वाटर चाहिए, जी ठीक है। मंदिर को जी घुमाने के लिए जी उनको गार्ड चाहिए, क्योंकि लोकल लोग वहां के बारे में ज्यादा जानते हैं किसी यात्री के कंपैरिजन में, ठीक है। जी तो यहाँ पे क्या जी होगा? तो यहाँ पे बहुत सारे घर बन जाएंगे, बहुत सारे लोग, जिनको बेसिकली घर नहीं होटल बोला जाता है ना। जैसे कि अब हाँ, ऋषिकेश जी चले जाइए, देखिए वो पेलिग्रिमेज ही बना हुआ है, वहां पे बहुत सारे यात्री आते हैं। तो जब बहुत सारे यात्री आएंगे तो वो पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, तो उनको क्या बोला जाएगा? वो टेम्पल टाउन तो है ही है, वो पेलिग्रिमेज टाउन भी है, ठीक है। जी जो जी विदेशियों के द्वारा आकर पैसा खर्च किया जाएगा यहाँ पे, कहाँ खाने में, नहाने में, रहने में, घूमने में, सामान खरीदने में, तो ऑब्वियसली ये सब तो वो लेकर नहीं आएंगे, तो यहीं पे आएंगे वो। तो ये सारी शॉप्स, हम्म, होटल्स बन जाएंगे, रेस्टोरेंट बन जाएंगे छोटे छोटे। तो ये सब क्या होगा? ये मंदिर तक आते आते इनको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये जी पेलिग्रिमेज टाउन्स हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? जी गुड। तो राजपूत किंगडम्स के बहुत सारे राजाओं ने क्या करवाया था? नॉर्थ इंडिया में अपना साम्राज्य बनाया था, ये हमने पहली बात की है। अभी तक हम लोग साउथ इंडिया को देख रहे थे, साउथ इंडिया को। अब हम लोग नॉर्थ इंडिया की बात करें तो हमें पता है यहाँ पे कौन हुआ करते थे? राजपूत हुआ करते थे। तो हमें पता है कि इन्होंने क्या करा था, नॉर्थ इंडिया में अपना साम्राज्य बनवाया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान थे, हमें पता है, ठीक है। अजमेर अजमेर जगह थी, दिल्ली थी, तो बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो पहले वहां पे क्या मिला करते थे? टेम्पल। क्या मिलते थे? मंदिर, राजपूतों के टाइम पे। लेकिन याद करिए, हम लोगों ने बात की थी जब पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर थे, जब पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर थे, ठीक है, तो यहाँ पर अटैक हुआ था गौरी का, याद है? तो जब गौरी जी यहाँ पर आएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा? वो अपना कल्चर भी लेकर आएगा, क्योंकि हमने देखा था कि गौरी ने अजमेर को जीता, और उसके बाद अपना एक स्लेव यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या किया? अपॉइंट किया था। और जब वो यहाँ पर अपॉइंट किया। प्रशासनिक कंट्रोल कर रहा है, राजनीतिक कंट्रोल कर रहा है, आर्थिक कंट्रोल कर रहा है, तो क्या वो टेम्पल कंट्रोल नहीं करेगा? हमने कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो मंदिर, वो सॉरी, जो आपका ये कुतुब मीनार बनवाया है, तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि उसने जैन मंदिर को तोड़ के बनवाया था, यही देखा था ना। यस मैम। तो अब यहाँ पे क्या होगा? इस्लामिक सिस्टम भी हमें नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलने लगेगा, जिसमें हमें मस्जिद, मकबरे और मीनार जैसी चीजें देखने को मिलेंगी, जिसपे अब भारतीय इतिहास में हमें एक बदलाव देखने को मिल रहा है, जो कि हमें इस्लामिक कल्चर के रूप में देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? जी तो जब अजमेर में देखो, अजमेर में बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स मिलते हैं। तो जब वहां पे हिंदुओं का शासक था तो उन्होंने बहुत सारे रीजनल टाउन्स बनाए, यानी धार्मिक नगर बनाए, और टेम्पल टाउन्स बनाए, यानी मंदिर निर्माण करवाए, और मोर्नामेंट्स बनवाए। लेकिन जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े वक्त बाद, जब हमने देखा कि वहां पर मुगल्स आए, वहां पे जब ये हमारे गौरी आए, तो उन्होंने क्या करा? इतिहास को चेंज करना स्टार्ट करा।
ठीक है। और वहां पर मुगल जी। आर्किटेक्चर डेवलप होने लगा। क्लियर है यहाँ तक? क्या स्टार्ट हो गया? मुगल आर्किटेक्चर डेवलप होना स्टार्ट हो गया। क्लियर हुई बात? यस मैम। ठीक है। तो अब हमें नॉर्थ इंडिया में दो तरह का कल्चर मिल रहा है, हमें टेम्पल्स भी मिलेंगे, मॉस्क भी मिलेंगे, और मकबरे मस्जिद भी मिलेंगी। ठीक है। यस मैम। क्योंकि अजमेर, पुष्कर, ये सब जितने हैं, वैष्णो देवी हो गया, ऋषिकेश हो गया, जो आपके धार्मिक जगह है, वहां पे आपको क्या मिलते हैं? टेम्पल टाउन्स, मॉस्को टाउन्स उनको कहा जाता है। ठीक है। तो छोटे छोटे जो हमारे ये होंगे, अगर इनकी हम बात करें, तो पहले तो ये छोटे छोटे गांव बने होंगे, फिर यही छोटे छोटे गांव, जैसे हमने देखा था, पहले जन बने, फिर क्या बने? जनपद बने, फिर क्या बने? महाजनपद बने। है ना? यस। यही तो देखा था। उसी तरह से पहले कस्बे बने, फिर उससे थोड़े बड़े गांव बने, फिर उससे बड़े गांव बने, फिर बड़े बड़े शहर बनना स्टार्ट हो गए। पहले छोटे शहर बने, फिर बड़े बड़े शहर बनना स्टार्ट हो गए। सिंपल सा है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस। यस मैम। अब एक टर्मिनोलॉजी मिलती है 8th सेंचुरी के पास में। अच्छा, मैंने यहाँ पर सेंचुरीज और डिकेट्स पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया है, उसका रीजन ये है कि उसे हम लोग स्टैंडर्ड क्लास में करेंगे। यहाँ से मेरा मतलब है कि आपका क्या हो जाए, बिल्डिंग एक बनने के लिए बेस तैयार हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर एक जगह मिलेगी आपको, कहाँ पर? अर्लियर पार्ट ऑफ 8th सेंचुरी, मतलब 8वीं शताब्दी से पहले क्या मिलेगा आपको? एक जगह मिलती है, क्या नाम है उसका? मंडपिका। अब देखिए, मंडापिका अभी हम बता रहे थे आपको मंडी के बारे में, है ना? मंडापिका क्या होती थी? आज के टाइम पे इसको मंडी बोला जाता है। यहाँ पर जगह जगह से लोग आते थे, और यहाँ पे अपने सामान लेकर आते थे, और यहाँ पर उसको सेल करते थे। ठीक है। और यही बाद में क्या बन जाएंगी? मंडी। क्लियर है ये बात? यस मैम। मंडी, मंडापिका इसको पहले बोलते थे, बाद में ये मंडी कहलाएंगी। यहाँ पे लोग क्या करते थे, आज भी मंडी में क्या होता है, लोग अपने सामान लेकर आते हैं, आटा चावल गेहूं कपड़ा जो भी होता है सब ले आते हैं, और लोग वहां पे जाकर उसको परचेज करते हैं। ठीक है। यस मैम। यहाँ पर स्ट्रेट मार्केट भी देखने को मिलती है। स्ट्रेट मार्केट हो, जैसे स्ट्रेट लाइट होती है ना, जो रोड के किनारे लगी होती है, वैसे ही यहाँ मंडी तक जाने जाने तक यहाँ पर आपको बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें देखने को जो मिलती है, उनको स्ट्रेट मार्केट बोलते हैं। और ये स्पेसिफिक हुआ करती थी, जैसे चांदनी चौक, अमीनाबाद, अय्यागंज, आपके वहां भी ऐसी ना बहुत सारी मार्केट होंगी। जब आप मार्केट के अंदर जाते होंगे, तो कपड़ों की एक मार्केट पूरी अलग होगी। ठीक है। ग्रेन मार्केट एक अलग होगी, फ्रूट मार्केट एक अलग होगी, ऐसा है आपके वहाँ? ये हाँ। इलेक्ट्रॉनिक हाँ मार्केट यस अलग मैम। होती है ना? जी जी है तो मैम। हाँ, तो ये इस तरह की यहाँ पे मार्केट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी, तो दूर दराज से हो चाहे लोकल हो, क्योंकि यहाँ पे हमें दो तरह के प्रोडक्ट या कमोडिटी देखने को मिलती है। एक लोकल कमोडिटी, लोकल सामान देखने को मिलता है, और एक ये फॉरेनर सामान देखने को मिलता है, जो विदेशी लेकर आया करते थे। तो ये दो तरह की चीजें हमें एक ही मंडी में देखने को मिलती हैं। और पर्टिकुलर मार्केट्स भी देखने को मिलती हैं, जो किसी इंडिविजुअल कमोडिटी के लिए इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। क्लियर है ये बात? यस तो मैम। बिल्कुल आज की व्यवस्था से ही अपना एंशियंट टाइम को कनेक्ट करके देखिए, आपको कुछ भी बदलता हुआ नजर नहीं आएगा। बस इतना सा फर्क है कि ये उस समय डेवलप हो रहा था, और आज हम लोग उसको डेवलप फेज में देखते हैं। ठीक है। और ये जो स्ट्रेट जी। मार्केट हुआ करती थी, उनको हट्टा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? और बाद में इसी को हाट बोलने लगे। आपको पता है कि हमारे वहां बाद में इसको क्या बोलते हैं? हाट बोलते थे। अभी भी तो हाट बोलते हैं कि हाट जा रहे हैं। आपके वहाँ ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है कि नहीं होती है? यहाँ? तब होती है मैम। हाँ, तो हाँ पहले होती है हाट को मैम। हट्टा बोला जाता था। ठीक है, 8th सेंचुरी के टाइम पर, और इसके पहले, जी। और अब इसको हाट बोला जाता है। मंडापिका किसको बोलते थे? मंडापिका बोलते थे मंडी को। आज हम इसको मंडी बोलते हैं, पहले इसको मंडापिका बोलते थे। क्लियर है दोनों बातें? जी। वेरी गुड।
तो मैंने बताया है कि जैसे बर्तनों की मार्केट एक अलग होती है, हमारे वहाँ जैसे अय्यागंज है, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, चौक है तो एनिमल मार्केट अलग है, कपड़ों की अलग है, बर्तन का मार्केट अलग है, अनाज का मार्केट अलग है, ठीक है, रॉ मटेरियल्स का मार्केट अलग होता है। तो उसी तरह से उस समय भी हमें देखने को मिलता था। तो हाउ आर द ट्रेडर्स, तो ट्रेडर्स कैसे आते थे, क्या करते थे, किस तरह के होते थे, अगर हम इन पे बात करें तो ट्रेडर्स दो तरह के होते थे। एक आपके लोकल ट्रेडर्स हुआ करते थे और सेटल हुआ करते थे, यानी स्थायी हुआ करते थे, ठीक है। लोकल ये देखो, ट्रेडर की अगर हम बात करें तो ट्रेडर कैसे होते थे, दो तरह के होते थे। ट्रेडर दो तरह के कौन कौन से होते थे, एक आपके होते थे लोकल ट्रेडर और दूसरे होते थे मोबाइल ट्रेडर। कौन कौन से होते थे, लोकल ट्रेडर और मोबाइल ट्रेडर, ठीक है। मोबाइल ट्रेडर किनको कहा जाता था, तो देखिए कुछ की तो फिक्स शॉप होती है ना, कि ये पर डे यहीं पे जाएंगे, ओपन करेंगे, अपना सामान बेचेंगे, बंद करेंगे और चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे रहते हैं कहीं, लेकिन अपना सामान बेचने यहाँ जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर अपना सामान लेते हैं, फिर बेचने आते हैं, फिर जाते हैं। होता है कि नहीं होता है ऐसा? हाँ, होता है मैम। होता है ना। तो ये दो जी। तरह के होते थे। तो इनमें ना हमें दो तरह के लोग भी दिखते हैं, एक लोकल दिखता है और एक विदेशी यानी फॉरेनर दिखते हैं। जैसे घोड़े क्या थे, तो घोड़े हमारे वहां थोड़ी होते थे, घोड़े तो सेंट्रल एशिया से आते थे। कैमल की बात करें, ऊंट ऊंट भी सेंट्रल एशिया से आते थे। डेट डेट भी सेंट्रल एशिया से आता था, यानी खजूर, है ना। लेकिन अगर हम बात करें हमारे वहां से जो ट्रेडर विदेश जाते थे, वो क्या लेके जाते थे, कपड़ा लेके जाते थे और मसाले लेके जाते थे। और जो हम सामान बेचते थे उसके बदले में हमें गोल्ड मिला करता था देखते देखते। इसीलिए एक टाइम आया कि भारत में इतना गोल्ड हो गया कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने लगा, ठीक है। यहाँ तक की यस बात मैम। क्लियर हो रही है। जी। जी। तो कुछ ट्रेडर थे जो मार्केट में रहते थे, उनको लोकल ट्रेडर्स कहा जाता था। कुछ मोबाइल ट्रेडर्स हुआ करते थे जो घूम घूम के अपना सामान बेचते थे। लोकल कॉमोडिटी, देखो लोकल ट्रेडर्स वही हुआ करते थे जिनके पास लोकल कॉमोडिटी हुआ करती थी। लोकल कॉमोडिटी मतलब अगर मान लो आपके क्षेत्र में अगर गेहूं होता है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि चावल भी हो। चावल जैसे कि भारत में देखो हम लोग देखते हैं ना, तो ये जो कोस्टल वाले रीजन है, जो यूपी वाला बेल्ट है, इधर वाला, ठीक है, यूपी छोड़ देते हैं, यहाँ पे हमारे पास गेहूं और शक्कर ज्यादा होता है, ठीक। यहाँ पे गन्ना होता है, सॉरी। तो ये क्या, वेस्ट बंगाल का जो ये वेस्ट बंगाल है हमारा, ये राइस के लिए फेमस है, ठीक है। वही हरियाणा पंजाब देखिए गेहूं के लिए ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तो हर एक जगह की अपनी लोकल क्या होती है, स्पेशलिटी होती है। जैसे लुधियाना का कारपेट में फेमस है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का क्या फेमस है, क्या मैम? छत्तीसगढ़ में क्या फेमस है? छत्तीसगढ़ में तो बस्तर में ही फेमस है मैम। हैं? बस्तर में ही फेमस है जो छत्तीसगढ़ हाँ, से। तो हर जगह का एक फेमस चीज होती है, ठीक है। तो जो लोकली फेमस होती थी चीज उन्हें लोकल बोला जाता था, कॉमोडिटी। लेकिन अदर और आउटसाइड भी रीजन कॉमोडिटी के लिए यहाँ पर सेल करने आते थे, मैंने आपको बता दिया है। इन्हीं में कुछ क्या थे, जी। अभी हम लोग देखेंगे कि ये भारत था, नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि ये भारत था, जी। ठीक है। और ये सेंट्रल एशिया था और इधर यूरोप था। जी। तो भारत से जो सामान चलता था वो सेंट्रल एशिया पहुंचता था। सेंट्रल एशिया वाले इस सामान को कहाँ, इटली में बेचते थे, और इटली वाले इसको यूरोप में बेचते थे, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस यस चलता मैम। था, इंडिया, इंडिया से सेंट्रल एशिया, और उसके बाद ये क्या, इटली, और इटली वाले इसको यूरोप में। लेकिन जब यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य का विघटन होगा, जब हम लोग इसको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ये एक यहाँ पे काबुल भी हुआ करता था, ठीक है। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का ही पार्ट है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे ये सिल्क रूट भी हुआ करता था। तो ऑटोमन साम्राज्य जब इस सिल्क रूट पे अपना कब्जा करेगा, इसका जब विघटन होगा, तो ये यूरोपियों को यहाँ से क्या करेगा, व्यापार करने नहीं देगा। तभी क्या करेगा, ये यहाँ से अफ्रीका होते हुए
अफ्रीका होते हुए वास्को डी गामा कहाँ पहुंचेगा? 1498 में भारत के कालीकट पर। ठीक है, क्लियर जी हो रही है बात? जी। और ये कौन से समुद्र से आए? तो ये सी रूट और ये लैंड रूट ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। यहाँ पर चुंगी एक चीज होती है, चुंगी मतलब होता है टैक्स। ठीक है, इसको व्यापार करने वाले देते थे, जो बीच बीच में, जैसे आपको पता है कि अगर आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान लेके जाना है तो ऑब्वियसली टैक्स देना पड़ता है, जिसको इंटीग्रेटेड टैक्स बोलते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ जीएसटी लागू हो चुका है। जीएसटी में 3 तरह के टैक्स टैक्स होते हैं, सेंट्रल टैक्स होता है, स्टेट टू स्टेट टैक्स है, ठीक है, और इंटीग्रेटेड टैक्स है। तो इस तरह के टैक्स है ना हमारे वहाँ। यस मैम। तो ये अब जीएसटी पढ़ाएंगे तो बताएंगे इस चीज को। तो इस तरह से जो टैक्स जी सिस्टम है, तो उस समय भी टैक्स सिस्टम हुआ करता था, उसको अलग नाम से जाना जाता था, दैट्स इट। तो ये वाली बात क्लियर हो गई है। तो जब टैक्स ज्यादा यस हो मैम। जाएगा, आपको कहीं के सामान की आदत है, जो भारत से सामान जाता था, मसाले वगैरह, कपड़ा वगैरह, जैसे ये सूरत हो गया, यहाँ पर मंसूलीपट्टनम हुआ करता था, यहाँ पे जब ट्रेड होता था, यहाँ का जो फेमस आइटम था जो यहाँ यूरोप तक पहुंचता था, जब इसके लिए इनको मैक्सिमम टैक्स देना पड़ेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा? इनको घाटा होगा। और कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में घाटा नहीं चाहता है, क्लियर है? यस तो मैम। जब इनको घाटा होगा, उसके बाद जब इनको व्यापार यहाँ लैंड से नहीं करने दिया जाएगा, जब इनको लैंड से व्यापार करने नहीं दिया जाएगा, तो ये क्या ढूंढेंगे? सी रूट ढूंढेंगे। और इसीलिए 1498 में भारत में क्या हो जाएगा? वास्को डिगामा की एंट्री हो जाएगी। और उसके बाद हम देखेंगे कि 18th सेंचुरी तक पूरा का पूरा इतिहास ही बदल जाएगा, क्योंकि अभी तो ये क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे। पहले तो ये व्यापारी बनकर आए थे ना, और फिर ये भारत में पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप कर देंगे यूरोपियों का, जिसको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। समझ में आ रहा है? यस मैम। वेरी गुड। तो नेटवर्क की अगर बात करें कि स्मॉल टाउन के नेटवर्क क्या हुआ करते थे, सिंपल ही है कि वहां पे बहुत सारे ट्रेडर्स आया करते थे, छोटी छोटी बहुत सारी मल्टीपल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज हुआ करती थी। मल्टीपल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज होंगी तो ऑब्वियसली मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्स भी इम्पोज किए जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 10 तरह का व्यापार हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे अलग अलग व्यापार के ऊपर अलग अलग तरह का टैक्स भी लगाया जाएगा। जैसे हमारे वहां भी 5% टैक्स अलग लगता है और 28% टैक्स अलग लगता है। क्यों? यस मैम। क्लियर हो गई ये वाली बात? यस मैम। यहाँ तक कुछ पूछना है? नहीं पूछना है मैम, आ गया समझ में। सिंपल सा है, बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है। अगर आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आती हैं तो आप आंसर्स भी अच्छे से लिख सकते हैं। अब सिंपल है कि ये जो स्मॉल टाउन थे, जो छोटे छोटे टाउन हुआ करते थे, तो हमने देखा था कि स्मॉल टाउन में क्या था? सामंत व्यवस्था थी। याद है फ्यूडल सिस्टम की बात की थी? क्यों? यस मैम। फ्यूडल सिस्टम की बात की थी ना, कि पहले ये क्या करते थे? पहले ये किंग हुआ करता था, किंग को इन्होंने मिलिट्री पावर देना स्टार्ट करा, क्योंकि राजा कमजोर हो गया था, क्योंकि ये लैंड बैन कर रहा था। गुप्ता पीरियड में हमने बात की थी। फिर ये क्या करते हैं? राजा जब कमजोर हो जाता है तो ये राजा के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले ये राजा के लिए फाइट करते थे और बाद में ये राजा से फाइट करने लगते हैं, है ना? जो हमारे फ्यूडल होते हैं, यस ये मैम। क्या होता है? सामंत व्यवस्था क्या करती थी? राजा को नेवी प्रोटेक्शन देती थी। और बाद में जब राजा बदला या राजा चेंज हुआ या इसकी डेथ हो गई, तो बाद वाले फ्यूडल ने अपने आप को इंडिपेंडेंट क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो ये अब फ्यूडल तो मतलब जैसे कि ये अगर भारत है और भारत का अगर ये मान लो कल ये है आपका कन्नौज है, तो कन्नौज के आसपास का जो ट्रेड का एरिया, तो यहाँ तो बहुत सारे फ्यूडल डेवलप हो जाएंगे। और जब यहाँ से कोई व्यापार करने के लिए चलेगा या यहाँ से चलेगा, तो उसको अगर कन्नौज तक जाना होगा तो वो यहाँ पर बैठे सभी लोगों को क्या देगा? टैक्स देगा, है ना? तो छोटे छोटे बहुत सारे यस। क्या हो जाएंगे? टैक्स डेवलप हो जाएंगे। और यही सामंत आगे चल के क्या बन जाएंगे? जमींदार बन जाएंगे। हमने जमींदारों की भी बात की थी। जमींदार क्या थे? बड़े जिनके पास पैसा हुआ करता था,
एक तो मनी से ये स्ट्रांग हुआ करते थे, दूसरा इनके पास लैंड हुआ करती थी। दो चीजों पे बात की थी हमने, यही तो बात की थी। यस मैम। 10th सेंचुरी में माना जाता है, 10th सेंचुरी के पास में एक इंस्क्रिप्शन मिला है। कहाँ से मिला है वो इंस्क्रिप्शन? राजस्थान से। कहाँ से मिला है इंस्क्रिप्शन? राजस्थान से। सही से लिख देते हैं, राजस्थान से एक इंस्क्रिप्शन मिला है। उससे पता चलता है कि तरह तरह के प्रोडक्ट्स के ऊपर तरह तरह के टैक्स लगाए जाते थे। और हमको पता है कि ये राजस्थान है हमारा, ठीक है, ये वाला पोर्शन राजस्थान का है। तो यहाँ पे, और यहाँ पे पोर्ट हुआ करता था, ठीक, यहाँ पे सूरत है, पोर्ट है। अहमदाबाद अभी डेवलप होगा, अभी सबको हम लोग डेवलप होते हुए देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो टैक्स लगाया जाता था वो मंदिर की अथॉरिटी के द्वारा लगाया जाता था, क्योंकि यहाँ पे सोमनाथ टेम्पल भी है, राजस्थान में बहुत सारे टेम्पल है, यहाँ पे चौहान डायनेस्टी भी हुआ करती थी। तो हमने देखा था कि यहाँ पे क्या होगा, जो टेम्पल टेम्पल अथॉरिटी, मतलब जो मंदिर के प्रशासन देख रहे होते थे, जो उनके मतलब प्रभुत्व में थे, वो जैसे टैक्स लगाते थे, तो इस इंस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है कि ये लोग जरगरी पे टैक्स लगाते थे, यानी गुड़ पे लगाते थे, शुगर पे टैक्स लगाते थे, डाइस पे टैक्स लगाते थे, तेजपत्ता हो गया, कॉटन हो गया, ठीक है, कोकोनट हो गया, कोकोनट हो गया, सॉल्ट हो गया, ठीक है, बटर हो गया। तो ये आपका एनसीईआरटी में दिया है कि इस तरह की चीजों के ऊपर ये लोग अलग अलग तरह के टैक्स लगाया करते थे। और मार्केट के अंदर जो व्यक्ति टैक्स पे नहीं कर पाता था, तो एक शब्द सुना होगा आपने, बार्टरी सिस्टम, ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो जो बार्टरी सिस्टम था, तो ये क्या होता था कि अगर मेरे पास चावल है और तुम्हारे पास कपड़े हैं, और अगर मुझे चावल की जरूरत है, तुम्हें कपड़े की जरूरत है, तो हम एक दूसरे से अपने सामान को एक्सचेंज कर लेते थे, जिसे बोलते हैं बार्टरी सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। क्लियर है? जी। तो यहाँ पर हमें दो तरह की चीजें देखने को मिलती थी, बार्टरी सिस्टम भी था, और मनी के द्वारा भी हमारा सेल और परचेज होता था। क्लियर है यहाँ तक? जी। हाँ ठीक है, यहाँ तक आज हम लोग रखते हैं, कल देखेंगे हम लोग बंजारे क्या हुआ करते थे, ठीक है, और ग्रिड सिस्टम्स जी। क्या हुआ करता था, ये सब हम लोग कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में यहाँ तक रखते हैं, और अभी थोड़ी देर में हमारी किसकी क्लास है? पॉलिटी की क्लास है, आधे घंटे बाद। यस मैम। जी। लेकिन पॉलिटी की क्लास आधे घंटे बाद ना होकर 15 मिनट बाद होगी, यानी 6:15 15 मिनट पे, बाद। ठीक है। जी। जी। तो 6:15 पे लिंक आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। नहीं?